नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करेंगे। दोस्तों, शेयर करिए जिससे कि आपके अन्य मित्रों को जो भी गार्डनिंग के शौकीन हैं उन तक गार्डनिंग की बहुत सारी जानकारियाँ पहुँच सकें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और ये वीडियो है थोड़ा खास। दोस्तों, वीडियो खास इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये एक तरह का इंटरव्यू है जो कि एक अन्य यूट्यूब चैनल मम्मी गार्डन के राहुल जी के द्वारा लिया गया मेरा इंटरव्यू है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सारी गार्डनिंग टिप्स जो मैंने राहुल जी के साथ शेयर करी थी। आप उन टिप्स को जानिए और अपनी गार्डनिंग को इम्प्रूव कीजिए। तो साथ ही आप मम्मी गार्डन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने आशीष की बगिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि राहुल जी के साथ मेरा मैं हूं इंटरव्यू आपका होस्ट कैसा रहा। राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल। तो हम बना रहे हैं एक सीरीज एक कदम नेचर की ओर। आज बारी है उसके नए एपिसोड की। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट इस एपिसोड में जुड़ने वाले हैं। जो गेस्ट हैं वो हैं आशीष जी, और ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, सरकारी सेवा में हैं और ये जुड़ रहे हैं सीधे हरिद्वार से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसे लगा। यदि आप भी जुड़े हुए हैं नेचर से और आपको लगता है कि आप भी ऐसी कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्वागत करते हैं आशीष जी का। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो सर कैसे हैं? बढ़िया राहुल जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। तो क्या ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है सर वहाँ? सर, पूरा कोहरे के आगोश में है हमारा हरिद्वार। अच्छा सर। पिछले 1 महीने से यहाँ धूप नहीं निकली है। ओके सर। तो पेड़ पौधों की तो बहुत दिक्कत आ रही होगी आपके? जी सर, काफी दिन 4-5 दिन बारिश हुई यहाँ पे और सारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं हमारे सारे खराब हो चुके हैं और बिना धूप के सारे प्लांट जो है व्याकुल हैं। अच्छा, तो धूप का इंतजार आपको बहुत ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, धूप का बहुत इंतजार है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लांट लवर ही बता सकता है कि उसको जब उसके पेड़ खराब होते हैं तो कितना बुरा लगता है। जी सर। तो सर आपके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। आप क्या काम करते हैं और कैसे आप गार्डनिंग में कितना पार्ट देते हैं? राहुल जी, पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और गार्डनिंग मेरा एक शौक है और ये शौक आजकल मेरे सर चढ़ कर बोल रहा है। तो जो भी मुझे समय मिलता है उसमें मैं गार्डनिंग करता हूँ और ये शौक बहुत पुराना है। मैं बचपन से गार्डनिंग का शौकीन रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 6-7 साल का था तो हमारे घर में काफ़ी जगह थी, तो वहाँ पे हम जो है वेजिटेबल्स आदि ग्रो करते थे। तो मुझे कुछ फूलों का भी शौक था। वो मैं फूल धीरे धीरे इकट्ठा करता था, कहीं से पौधे मिलते थे तो उनको लगाता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने जो पॉकेट मनी से अपने पैसे बचा के बढ़िया बढ़िया किस्म के गुलाब ढूंढ के लाता था और उनको अपने कलेक्शन में शामिल करता था। ये शौक वहीं से शुरू हुआ है और अभी तक बदस्तूर जारी है। बहुत बढ़िया सर, आपने तो मतलब बहुत पुराना आपका शौक है। मैं तो सोच रहा था कि अभी लगा होगा आपको शौक, लेकिन आप। जी नहीं सर, अच्छा। काफ़ी पुराना शौक है। मुझे लगता है मैं 6वीं-7वीं क्लास में था तब से मुझे शौक है। फिर जैसे ही मुझे जॉब लगी तो मेरे पास जो सरकारी आवास था तो वहाँ पे ऊपर का मेरा आवास था, तो वहाँ पे कुछ गमले लिमिटेड थे। लेकिन जैसे ही कुछ सालों बाद मुझे ग्राउंड फ्लोर अलॉट हुआ क्वार्टर, तो ये शौक जो है मेरा अपने परम उसमें आ गया। तो बहुत सारा कलेक्शन हो गया मेरे पास आज की डेट में करीबन 70-80 गुलाब के पौधे हैं और अलग अलग वैरायटी के गुलाब मेरे पास हैं और करीबन 30-32 वैरायटी मेरे पास गुड़हल की हैं। इसके अलावा जो भी प्लांट्स यूनिक प्लांट्स होते हैं उनको मैं कलेक्शन में शामिल करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। मैं आपको सर के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। सर का यूट्यूब पे एक चैनल है आशीष की बगिया। यदि आप उस चैनल पे जाएंगे तो आपको फ्लावर्स के जो प्लांट्स की टिप्स हैं वो इतनी सारी मिलेंगी और इतनी सारी वैरायटी मिलेंगी कि आपको पता चल जाएगा कि वाकई सर को बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप सर के चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और यदि पसंद आए तो उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में गुलाब की बहुत सारी वैरायटी है और भी फूलों की बहुत सारी वैरायटी है, तो
जो आपका पर्टिकुलर ये जो फ्लावर्स में ही कैसे आपको इतना इंटरेस्ट आया, बाकी आप वेजिटेबल्स या फिर अपने जो डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं उनकी तरफ आप क्यों ना गए? नहीं, डेकोरेशन वाले प्लांट्स भी हैं मेरे पास, बट क्या है कि हमारा मतलब आवास है, उसमें बंदर बहुत आते हैं। अच्छा। तो हम सब्जियां भी लगाते हैं, हम्म। सीजनल जो भी सब्जियां होती हैं वो ग्रो करते हैं। हमारे यहाँ हल्दी काफ़ी मात्रा में हम ग्रो करते हैं, अदरक ग्रो करते हैं, धनिया, गाजर, लहसुन, प्याज सब कुछ ग्रो करते हैं। लेकिन बंदरों की समस्या ये है कि वो उसे कुछ छोड़ते नहीं, तो इसलिए हम फ्लावर पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये फ्लावर वाला जो पोर्शन है ये मेरे घर के आगे के हिस्से में है, वहाँ बंदर कम आते हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब सर ने एक टिप्स भी बताई है कि यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बंदर वगैरह ज़्यादा हैं तो हम फ्लावर वाले प्लांट पे ज़्यादा शिफ्ट हो सकते हैं बजाय वेजिटेबल वाले प्लांट्स की तरफ। तो और राहुल जी, हमारा जो ये एरिया है ये राजा जी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ एरिया है। तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जैसे नीलगाय। तो मैं काफ़ी परेशान था नीलगाय से। नीलगाय मेरे कोई भी पौधे छोड़ती नहीं थी, इवन जो गुलाब इत्यादि थे उनकी बर्ड्स भी खा जाती थी, पूरा पूरा प्लांट ख़त्म कर देती थी। तो उसके बचाव के लिए मैंने काफ़ी खर्च किया, चारों तरफ से मैंने जाली वाली काफ़ी लगाई, और फिलहाल मुझे सुकून है कि अब वो नीलगाय यहाँ नहीं आती हैं। मतलब आपके घर में तक नीलगाय आ जाती है मतलब? जी सर, जी सर, हमारे यहाँ ये राजा जी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ एरिया है। तो जो भी आपको जंगली जानवर, हम जो पार्क में आप जो चिड़ियाघर में देखने जाते हैं, शेर, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, हिरन, सब हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये तो सर बहुत बढ़िया है। मतलब तो नेचुरलिटी आपके चारों तरफ वैसे ही है। जी बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली कहानी ये है कि जो नेचुरल चीज़ें हम देख रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये तो एक तरह से उनकी जगह थी, जो जानवर थे उनकी जगह में हमने आके कब्जा कर लिया। ओके। तो हम यहाँ पे प्रवासी हैं और वो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। सर एक सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है और आपने इस तरीके से सोचा इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रखा है कि यदि हम कहीं पे भी अपना मकान बना लेते हैं या रहने लग जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमारी जगह है। लेकिन जो आपने बात बताई ना कि नहीं, हम प्रवासी है, वो तो वहीं के निवासी है, तो सर जी वाकई सर। आपकी सोच बहुत ऊपर है इन चीजों में। तभी आपको गार्डनिंग का और इतना बाकी, शौक है सर, मतलब। जी बाकी हमारा हरिद्वार काफ़ी हरा भरा है, हम्म। और हरिद्वार के अंदर मैं बीएचएल की टाउनशिप है वहाँ रहता हूँ। और ये टाउनशिप जो है पूरे हरिद्वार में सबसे हरी भरी मानी जाती है। ओके। मेरे पास कई सारे फ्रूट्स के पौधे भी हैं। मेरे पास बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के, अमरूद के, लीची है मेरे पास, सहतूत का पौधा है, आंवले का बहुत बड़ा पेड़ है। तो इस तरह के हमारे पास फल के भी प्लांट हैं, और जो फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्लांट्स लगाना और उनकी केयर करना बहुत बड़ी बात है। तो सर क्या आपको इतना टाइम मिल जाता है अपनी जॉब से कि आप इनकी इतनी केयर कर पाते हैं, या फिर कोई और भी आपकी हेल्प करता है घर में? इस काम में मेरी पत्नी मेरा पूरा सहयोग करती हैं, और बिना उनकी हेल्प के ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, और जो भी टाइम मुझे बचता है तो मैं उस समय में इस काम को करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आदमी अगर ये सोचे कि नहीं, उसके पास टाइम नहीं है इसलिए वो गार्डनिंग नहीं कर पाए, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं और हम कैसे नेचर के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बताइए, एक घर है जिसमें जो बिना प्लांट्स के, उसमें कोई प्लांट वगैरह कुछ नहीं है, और एक घर ऐसा है जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, फूलों के, फलों के, जी सब्जियों के, तो क्या आपको बेसिक फर्क लगता है उन दो चीजों में? देखिए, बिना प्लांट्स के तो मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं, और वो मुझे घर, वहाँ का जो लोग हैं उनका जीवन नीरस लगता है बिल्कुल। अगर आपके जीवन में हरियाली नहीं है तो शायद कुछ नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक चीज और लगती है कि जिनके घर में प्लांट्स या फिर ऐसा कोई भी काम है, मतलब प्लांट्स हो या पेट हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि उन लोगों के लिए फालतू चीजों के लिए समय नहीं होता है। वो इन्हीं चीजों में इतने बिजी रहते हैं कि वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जो उनको नहीं करनी है, वो आराम से उनसे बच सकते हैं। क्या ऐसा है क्या सर? आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपकी बातें जो हैं शत प्रतिशत सही हैं, और मेरे पास फुल टाइम है कि मैं अपना समय यहीं बिताऊं, कहीं बाहर ना दिखाऊं। मुझे लगता है गृह कलेश वगैरह भी इससे कम रहते होंगे। जी, गृह क्लेश तो तब होंगे जब दोनों हमारे हम जो पति पत्नी हैं दोनों के में मतभेद हो, अच्छा अच्छा और सर। दोनों का शौक हमारा गार्डनिंग है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मेरा पूरा सहयोग करती हैं। गृह क्लेश के लिए समय नहीं बचता, जो बिल्कुल समय बचता है उसमें हम गार्डनिंग करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टिप्स है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप गार्डनिंग करने लग जाइए, आपके आधी सी प्रॉब्लम जी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, चलो अब। राहुल, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल सर। लॉकडाउन के बाद से, हम्म। और उसके 1-2 साल पहले से अब तक करीबन मैं 1200 से 1300 लोगों को
फ्री में सीड्स और प्लांट्स की कटिंग, लाइव प्लांट भेज चुका हूँ अच्छा सर, मतलब देश के। जी हाँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह मैंने निशुल्क बीज भेजे हैं, प्लांट्स भेजे हैं। हाँ, कई सारे लोगों ने उसके बदले में या तो मुझे पोस्टल चार्ज दिया है, कई लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे बदले में कुछ दूसरे सीड्स दिए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। अगर मेरे पास सीड्स हैं तो मैंने उन्हें सीड्स शेयर किए हैं, भले ही उन्होंने मुझे बदले में स्वैप में वो सीड्स दे दिए जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, लेकिन मैंने उनको ले लिया है और बदले उनको अपनी तरफ से सीड्स दिए हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जो जितना मतलब आप गार्डनिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर, और ये मुझे बहुत इंस्पायरेशनल चीज़ लगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल कर सकते मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि यदि किसी के पास में कोई भी सीड एक्स्ट्रा है या फिर उनको लगता है कि उनकी कटिंग्स वगैरह उनके पास एक्स्ट्रा है, कोई प्लांट एक्स्ट्रा है, तो आप ज़रूर अपने चारों तरफ, यदि आप मान लो किसी को कुरियर वगैरह भी नहीं कर पाए, तो अपने आसपास ज़रूर दीजिए उनको, अपने जानने वालों को, दोस्तों को। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि यदि आप कहीं पे किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई बर्थडे में जा रहे हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनको इस तरीके के भी गिफ्ट दे सकें, प्लांट्स हुआ, क्योंकि ये भी वाकई बहुत अच्छे गिफ्ट्स लगते हैं यदि आपने प्रॉपर तरीके से उनको दिए। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? राहुल जी, मैंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, और आजकल मैं अगर किसी एनिवर्सरी में, हमारे कुछ मित्र हैं उनकी एनिवर्सरी होती है, तो आजकल मैंने उन्हें पान का पौधा स्प्रे भेंट करना शुरू किया है। क्या बात है सर। तो मैं पान के पौधे तैयार करता हूँ, मैं बहुत सारे पौधे अपने घर में तैयार करता हूँ, जो पौधे तैयार हो सकते हैं कटिंग से, और अपने आसपास अपने दोस्तों को भेंट करता हूँ। अब आप ये मानिए कि मेरे इस शौक के चलते मेरे कई सारे जो मित्र हैं वो भी शौकीन हो गए हैं, वो मेरे से आते हैं, कटिंग ले जाते हैं, प्लांट्स ले जाते हैं, सीड्स ले जाते हैं और उन्हें अच्छे से ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक कैंपेन ये भी चल रहा है, मतलब भारत सरकार तो कुछ चला रही है, नहीं चला रही है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए बहुत सारे, लेकिन देखिए अंदर ही अंदर कितना कुछ चल रहा है, हमको ये चीज़ें जानने को मिली है आज। तो वापस आते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। तो सर से कुछ टॉपिक्स के बारे में और कुछ हम उनसे जानने की अब कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है सर को। सर आप हमको ये बताइए कि कोई नया गार्डनर है और उसको शुरुआत करनी है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे सर? देखिए सर, अगर कोई नया गार्डनर है तो गार्डनिंग का सबसे परफेक्ट महीना होता है बरसात का। बिल्कुल। आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है प्लांट्स। आप अपने आस पड़ोस, पार्क इत्यादि से जो पौधे आपको मिले, आप उनकी कटिंग लाइए और लगाइए। गार्डनिंग में आप एक मंत्र है 3P का। पहला P है मेरा प्रैक्टिकल बनिए आप। P से प्रैक्टिकल, मतलब आप प्रैक्टिकल करिए चीज़ों का। ये मत सोचिए कि इसकी कटिंग लगेगी या नहीं लगेगी, आप ट्राई जरूर कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इसकी कटिंग नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ही कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। अधिकतर पौधे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो ये है मेरा पहला P। अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे P की। दूसरा P है पेशेंस। दोस्तों, जो पेशेंस है यानी धैर्य, बागवानी में बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ ग्रो करना चाह रहे हैं और उसे बार बार आप उसमें असफल हो रहे हैं, तो या आपको सफलता नहीं मिल रही है, वो देर से उग रहा है, तो आप अपना धैर्य मत छोड़िए, आप प्रयास कीजिए। वो निरंतर आपके प्रयास से ही सफल होंगे। अब बात करता हूँ मैं तीसरे P की। तीसरी P है हमारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में दोस्तों क्या है कि जैसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, आप कोई कटिंग नहीं लग रही है आपसे, कोई आपसे सीड नहीं ग्रो कर रहा है, तो आप बार बार प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट हैं गार्डनिंग में होते हैं वही इस काम को कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, निरंतर प्रयास करते रहिए, इन 3P का पालन कीजिए और आप गार्डनिंग में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो सर ने इतनी बढ़िया टिप्स दी है नए गार्डनर्स को, और मोटिवेट रहने के लिए भी टिप्स दे दी साथ में कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। सर अब हम इन चीज़ों के ऊपर आएंगे। बात हो गई है तो कि कटिंग्स कहाँ से लेकर, मतलब कटिंग्स आप कैसे लेके आ सकते हैं, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, कौन से मौसम में आप शुरुआत कर सकते हैं। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सा खाद यूज करते हैं अपने गार्डन में? जी देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ। तो जो भी नए गार्डनर्स हैं उन सभी को मेरी सलाह है कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे हमारे किचन से वेस्ट निकलते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके विंटर्स के फ्लावर होते हैं, तो आपको उनमें कोई भी महंगी खाद खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, और मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है, 20 से 30 रुपए किलो की आपको मिल जाएगी। और 1 किलो आपके
पूरे पौधों के लिए सफिशियंट होगी। तो सरसों की खली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और इसे जो है आप अपने सभी पौधों में इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे सकते हैं, सिर्फ सकुलेंट्स और इंडोर प्लांट को छोड़ के। अब मैं बात करता हूँ दूसरे फर्टिलाइजर की। हमारा बेसिक फर्टिलाइजर है गोबर की खाद। मैं दोस्तों इसी गोबर की खाद को इस्तेमाल करता हूँ। गोबर की खाद में जो एनपीके है वो भरपूर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन, पोटास और ये हमारा कैल्शियम, ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें भरी हैं उसमें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये मेरे जो भी प्लांट्स हैं उनमें मैं गोबर की खाद देता हूँ। और गोबर की खाद यूज़ करते समय एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि जो गोबर की खाद है वो फुली डिकम्पोज होनी चाहिए, ताज़ा गोबर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम वर्मी कंपोस्ट, अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है आपको तो आप अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ अन्य घरेलू फर्टिलाइजर्स के बारे में। जैसे हमारे किचन से डेली चावल धुलने के बाद, दाल धुलने के बाद जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप उस पानी को, जो भी आपके पत्ते वाले पौधे हैं जैसे मनी प्लांट हो गया, आपके कुछ और पत्तेदार पौधे हो गए, ब्रोकन हार्ट हो गया, इन सब पौधों में आप उसको स्प्रे कीजिए। तो इससे क्या होगा, स्प्रे करने से जो मनी प्लांट के पौधे हैं वो काफ़ी चमकदार हो जाएंगे और काफ़ी साइज में बड़े होंगे। तो इसके अलावा आप इस पानी को अपने गुलाब के पौधों में, गुड़हल के पौधों में भी दे सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो आपकी किचन से वेस्ट चाय की पत्ती निकलती है, आप उसको अच्छी तरह से पानी से धुल लें। धुलने के बाद उसे सूरज की रोशनी में सुखा लीजिए। जब बिल्कुल सूख जाए तो आप एक एक चुटकी, जो भी आपके हैवी फीडर प्लांट्स हैं, जैसे जिनको एसिडिक सॉइल पसंद है, जैसे हमारे गुलाब हो गया, गुड़हल है, बोगनवेलिया है, इनमें आप दीजिए। आप देखिएगा कि पौधों के जो हमारे फ्लावर आएंगे उनका कलर निखर जाएगा। अगर आपके फ्लावर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक और फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है एलोवेरा। जैसा कि एलोवेरा एक बहुत ही कॉमन प्लांट है और कोई भी बिगिनर हो, किसी के यहाँ हो, मैक्सिमम लोग यहाँ एलोवेरा का पौधा आपको मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है तो हम इसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो आप इसे निकाल कर मत फेंकिए बिल्कुल भी। आप इसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एलोवेरा की जो पत्तियां हैं उनको आप 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। पहला क्या करना है आपको दोस्तों, आप जो भी एलोवेरा की लीव्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और जो भी आपके गमले हैं जिनमें पौधे लगा रखे हैं आपने, उनमें मिट्टी के नीचे उसको दबा दीजिए। आप गुड़ाई कीजिए और मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खाद है पौधों के लिए। दूसरा टिप्स दोस्तों ये है कि आप करीबन 250 ग्राम एलोवेरा के लीव्स के जो टुकड़े हैं उनको करीबन 1 लीटर पानी में किसी कंटेनर में भर दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए 1 लीटर, और उसे बंद करके धूप में रख दीजिए। करीबन 28-30 दिन के बाद वो एक जो पानी है वो बिल्कुल हरे कलर का हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उस पानी का जो 10 ml है उसको आप लीजिए और 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों में स्प्रे कर दीजिए। तो वो आपका एक तरह से पेस्टिसाइड का काम करेगा। आप उसी पानी का 20-30 ml लीजिए, 1 लीटर में मिलाइए और पौधों में दीजिए, वो आपके पौधों की खाद का काम करेगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ एलोवेरा के टिप्स। इसके अलावा ढेरों फर्टिलाइजर हैं, होममेड फर्टिलाइजर्स हैं, जो आप मेरे गार्डनिंग चैनल से जुड़ने के बाद देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इतने फर्टिलाइजर, 2-3 चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी, जैसे कि एक वो दाल का पानी और जो चावल का पानी आपने सर बताया ना, वो तो मेरे को भी नॉलेज में नहीं था कि उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा और बताइए उसके बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको एक और से एक डाई मेथड है, मतलब इंस्टेंट तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जो आपके हमारे साइट्रिक फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, मौसम्मी है, नींबू है, आप इनके छिलकों को मत फेंकिए। आप इनके छिलकों को किसी पानी में, किसी बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें इसको डुबो दीजिए। उसमें थोड़ी मात्रा में 1-2 मुट्ठी आप जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद है उसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद उसको ढककर रख दीजिए। बीच बीच में उसे चलाते रहिए। कम से कम 48 घंटे के बाद जो आपका वो लिक्विड तैयार होगा उसका आप अपने पौधों पे स्प्रे कीजिए, अपने पौधों में दीजिए। अगर आपका कोई पौधा मर रहा होगा तो वो पौधा भी जिंदा हो जाएगा। तो उसे सारे पौधों पे दे सकते हैं हम, कोई भी पौधे पे? बिल्कुल दे सकते हैं सर, किसी भी पौधे में दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो बस ये आप सकुलेंट और इंडोर प्लांट में इनका प्रयोग ना करें। अच्छा, सकुलेंट्स और इंडोर हमको छोड़ने हैं इन सब चीजों में ही? जी ओके सर। जी जी। तो सर जो हम दाल का पानी और जो चावल का पानी है उसे रेगुलर दे सकते हैं? जैसे रेगुलर हमारे घर में अगर दाल बनती हो, चावल बनते हो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके। और कोई भी फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं
तो जैसे अलग से आप फर्टिलाइजर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी फर्टिलाइजर 15 दिन से के अंतर में ही दें। कभी ऐसा मत करें कि आप फर्टिलाइजर बार बार दें। दाल चावल का पानी एक अलग चीज़ है, और बाकी जो भी फर्टिलाइजर हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं आप, या गोबर की खाद दे रहे हैं, या कुछ सरसों की खली दे रहे हैं, तो आप जो है 15 दिन का गैप कम से कम रखें। और सरसों की खली के बारे में ये बताना चाहूँगा, आप गर्मी में इसे ना के बराबर प्रयोग करें, प्रयोग ना ही करें तो बेटर है। और सर्दियों में आप इसे हर पौधे में प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि काफ़ी गर्म होती है ये। तो बिल्कुल सर ने खाद के बारे में तो इतनी सारी टिप्स दे दी, मतलब कि मज़ा आ गया। और ये बहुत नॉलेजेबल थी वास्तव में ही कि आप कितनी सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो घर में ही। और ज़्यादातर चीज़ें इनमें वही थी कि बिल्कुल आपको कुछ भी परचेज नहीं करना, आप घर की चीज़ों को यूज कर सकते हो। और पेस्टिसाइड भी बन गया इससे, हमारा खाद भी बन गया इसी से ही। तो और जो पेड़ों में अगर हमको लगता है कि ये पेड़ बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, उसको भी बचाने का हमको तरीका मिल गया घर में ही। मतलब ये होती है नॉलेज, और ये एक दिन में नहीं आती, ये आती है सालों में। तो आज हम उसको एक दिन में ही जानने की कोशिश कर रहे हैं सर से। आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं सर अपने प्लांट्स की? राहुल जी, मिट्टी तैयार करने में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो एरिया की मिट्टी कैसी है। जैसे मेरे यहाँ की मिट्टी जो है वो रेतीली है, बालुई है पहले से ही। तो नॉर्मली मैं जो आइडियल गार्डन सॉइल अपने यूज़ करता हूँ अपने पॉट्स के लिए, वो करीबन उसमें 60% मैं यूज़ करता हूँ गार्डन सॉइल, और उसमें 30% मैं फुली डिकम्पोज गोबर की खाद यूज़ करता हूँ। और जो बाकी 10% बचता है उसमें मैं कुछ मात्रा सैंड की यूज़ करता हूँ। और दो चीज़ें मैं ऐड ज़रूर करता हूँ अपनी किसी भी पॉटिंग सॉइल में। पहला तो है कि एक दो चुटकी मैं उसमें फंगीसाइड ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। फंगीसाइड यूज़ करने से क्या होता है दोस्तों, कि जो भी हमारे पौधों में फंगस इत्यादि की समस्याएं आती हैं उनसे हम बच सकते हैं। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ सरसों की खली की जगह, इसमें जैसे हम प्लांट्स में खाद की जगह सरसों खली यूज़ कर रहे थे, तो मैं जो पॉटिंग मिक्स है उसमें यूज़ करता हूँ नीम की खली होती है, नीम के एक फर्टिलाइज़र होता है, तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। नीम के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से फंगस और जो भी उसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि होते हैं उनसे बचाव होता है। और इसमें एनपीके की मात्रा भी होती है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जो भी सैंड की क्वांटिटी है वो आप अपनी सॉइल के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ लगता है आपको कि आपकी सॉइल बलुई नहीं है, सैंडी नहीं है, तो आप उसमें सैंड की मात्रा बढ़ा दीजिए और अपने जो मिट्टी की मात्रा है उसे घटा दीजिए। बिल्कुल सर ने एक लॉजिकली बात बहुत अच्छी की थी, क्योंकि मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर किसी से पूछते हैं ना कि भाई मिट्टी में हम कितनी सैंड मिलाएं, तो उसका कोई सही जवाब नहीं होता। लेकिन आज सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि हमारी मिट्टी पहले से ही बालुई है, सैंड थोड़ा उसमें है, तो हम कम सैंड यूज करें। अगर उसमें सैंड मतलब बालुई नहीं है तो उसमें आप ज़्यादा सैंड यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर तो सर मैं तो आपसे एक चीज़ की ज़रूर टिप्स लूँगा, गुलाब के पेड़ की। तो सर गुलाब के पेड़ की कोई बढ़िया सी टिप दे दीजिए आप कि भई किस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है अच्छे और बढ़िया गुलाब लेने के लिए सर? क्योंकि सर देखिए, गुलाब में केवल खाद देने से काम नहीं चलता है। खाद तो आप खाद के लिए जो मैंने आपको फर्टिलाइजर्स बताए हैं ये सफिशियंट हैं बढ़िया सी फ्लावरिंग के लिए। सरसों की खली गुलाब के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और इसमें बेसिक पॉइंट क्या होता है कि हमें अक्टूबर के महीने में इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। तो अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, नई ब्रांचेस नहीं आएंगी तो नए फ्लावर्स नहीं आएंगे। हार्ड प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि उससे मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, और मल्टीपल ब्रांच में मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं। और इससे क्या होता है, जो भी हमारे पुराने पौधे की मतलब पत्तियाँ इत्यादि होती हैं सब खत्म हो जाती हैं, वो नए सिरे से आती हैं। तो सबसे ज़रूरी टिप्स यही है कि आप हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर के महीने में ज़रूर करें। और जो भी उसके गमले की अगर आपने लगा रखा है या मिट्टी में लगा रखा है, तो उसके आसपास जो रूट वाला एरिया है उसको खाली कीजिए अगल बगल से, और उसमें जो है बढ़िया सी सॉइल का मिक्सचर तैयार कीजिए। आजकल रेडीमेड बाज़ार में बहुत सारे गुलाब के मिक्सचर आ रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गुलाब के जो पौधा है इसे हैवी फीडर होता है, तो इसे ढेर मात्रा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही क्या है कि इसमें एक और पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन हमारे फ्लावर में उसमें प्लांट में फ्लावर आए, उसके बाद फ्लावरिंग बंद हो गई। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जो हमारा ग्राफ्ट जो मार्केट से हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें वो ग्राफ्टेड रोज लेके आ रहे हैं, तो उसमें ग्राफ्टिंग के नीचे से सकर ब्रांच निकल आती हैं, और हमें सकर ब्रांच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो सकर ब्रांच जो होती है वो धीरे धीरे के वो इतनी स्पीड से बढ़ती है, और आपके जो भी पौधा है उसके जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो खुद लेता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो आपका जो मेन प्लांट था वो ख़त्म हो जाता है, तो फ्लावर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर सकर ब्रांच निकल रही हैं तो उनको समय रहते आपको हटाना पड़ेगा। अब अगले पॉइंट की बात करता हूँ। इसके अलावा क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्लांट फ्लावरिंग होने के बाद हम उनको फ्लावर को लगा छोड़ देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना। जैसे फ्लावरिंग हो जाती है तो आप उस फ्लावर को कट करके अलग करेंगे। उससे क्या होगा, वहाँ से एक नई ग्रोथ दिखेगी आपको और नए फ्लावर आएंगे। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके गुलाब में किसी तरह का भी रोग लगता है तो एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, उसका नाम है थीटा। ये देखिए, ये है थीटा। गुलाब में किसी प्रकार का कोई रोग है, माइट्स हैं, स्केल्स हैं, थ्रिप्स हैं, जो भी गुलाब में रोग हैं उसके लिए कारगर है। ये एक बायो प्रोडक्ट है और बिल्कुल सेफ है, केमिकल नहीं है इसमें। तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से बचता हूँ। मैं जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑर्गेनिक यूज़ करना पसंद करता हूँ। इसके अलावा आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको गुलाब में बताऊँगा, एक आता है HPM कंपनी का सुपर सोनाटा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये HPM कंपनी का सुपर सोनाटा है। ये एक तरह से ऑर्गेनिक बूस्टर है और ये गुलाब के कह सकते हैं कि हर मर्ज की दवा है। अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उसमें ब्रांचेस बढ़िया नहीं आ रही, उनकी पत्तियां खराब हो रही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सर इनका आप लिंक अवेलेबल करा दीजिएगा, हम सबको ये अवेलेबल करा देंगे कि वो कहाँ से इसको खरीद सकते हैं। सर ये ऑनलाइन अवेलेबल है? जी हाँ, आपको आपके जो लोकल सीड्स की शॉप है वहाँ भी मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से और कई साइट्स हैं वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल चुकी है और बहुत सारे जो गार्डन लवर हैं वो आज इस सारी जानकारी से अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ा पाए, ऐसा हम सोच रहे हैं। राहुल जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी बिगनर्स हैं अगर वो कोई प्लांट्स लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लें। लाने के बाद पहली बात तो कोशिश करें कि अगर उन्हें कोई किसी के उसमें मत जाए कि किसी ने अडेनियम लगाया है तो मैं अडेनियम लगाऊंगा, या फिर कोई और बड़ा पौधा लगाया है जो थोड़ी ज़्यादा केयर मांगता है, तो आप थोड़ा सा स्टडी करके जाएँ। कई बार क्या होता है कि नर्सरी हम जाते हैं और नर्सरी वाले हमें ऐसे प्लांट्स दे देते हैं जो सीजन के नहीं होते हैं। तो जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, अब आप वहाँ से तो वो हैवी फीडिंग करते हैं, दुनिया भर के फर्टिलाइजर देते हैं, आपको ऐसे ऐसे प्लांट दे देंगे और उनका सीजन नहीं होता है क्योंकि उन्हें निकालना होता है। अभी इस सीजन में आपको गुलदाउदी दे देंगे, गुलदाउदी का सीजन खत्म हो चुका है लगभग। तो आप 4 फूल देख के ले आए कि, लेकिन वो बाद में फ्लावरिंग नहीं करेगी, तो आप विशेष सावधानी बरतें। और एक और पॉइंट है नए गार्डनर्स के लिए, अगर पानी का विशेष ध्यान रखें। जो प्लांट्स में आप पानी देते हैं तो पानी देते समय आप ये ध्यान रखिए कि पानी कभी भी आप ओवर वाटरिंग ना करें। पौधे अक्सर करके ओवर वाटरिंग से मरते हैं। अगर कम पानी देंगे तो पौधे फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो पौधे आपके मर जाएंगे। जो भी आपके पॉट हैं आप उनमें गमलों में उनमें ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें। पानी देने से पानी मिट्टी तक पहुँचे और उसके बाद नीचे निकल जाए, तो इस तरह आपको गमले का ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। साथ ही आप जो भी कटिंग इत्यादि लगाते हैं तो उसमें रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करें। रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके जो पौधे की रूट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी होती है, फंगस इत्यादि से बचता है वो। तो आप किसी भी कंपनी का रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। एक कटिंग एड नाम का रूटिंग हार्मोन आता है, वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे हमारे चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम एज ए रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एलोवेरा होता है उसका हमने यूज़ बताया था एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए पेस्टिसाइड। तो आप एलोवेरा की लीव्स को काट लीजिए और उसका जो पल्प होता है उसको एज ए रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल कीजिए। उसमें कलम को अपनी जो भी कटिंग है उन्हें डिप कीजिए और लगा दीजिए। तो एलोवेरा का जो पल्प है वो एज ए रूटिंग हार्मोन काम करता है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपके घरों में, आपकी किचन में शहद मिल जाएगा, दालचीनी का पाउडर मिल जाएगा। तो दालचीनी का पाउडर लीजिए, उसे अपने शहद में मिला के कोई भी कटिंग है उसकी टिप पे लगा दीजिए और उस पोर्शन को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, तो उससे रूट्स अच्छी आएंगी और उनमें फंगस इत्यादि नहीं लगेगा। साथ ही आपकी किचन में जो हल्दी पाउडर होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके गमले में चींटियाँ आ रही हैं तो आप उसका स्प्रे कीजिए, चींटियाँ नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत सारी नॉलेज मिल गई है आज हमको और अब हम इस इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको हम एंड करेंगे। तो सर एक बार आप अपने चैनल के बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए और दर्शकों को बताइए कि वो उन्हें कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें और मिलने वाली हैं रेगुलर। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे आशीष की बगिया चैनल,
तो आपको मिल जाएगा। आशीष की बगिया चैनल के नाम से है ये, और उसका लिंक मैं राहुल जी से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल आपको दे बिल्कुल दें, बिल्कुल। तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप उम्मीद है मैं आपको कोई जो चीज़ें बताऊँगा प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। मैंने कोई इसकी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जो भी कुछ किया है मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें करता हूँ वो बताता हूँ मैं। तो आपको ढेर सारे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो इस पे मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप आराम से मुझे पूछिए, मैं आपका मैसेंजर में भी जवाब दूंगा, आपका मैं यूट्यूब चैनल में भी जवाब दूंगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, गार्डनिंग के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमको जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मम्मी गार्डन चैनल और आशीष की बगिया दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आशीष जी बहुत तो बहुत दोस्तों शुक्रिया कैसा आपका रहा हमसे मेरा जुड़ने आज के का ये लिए। इंटरव्यू जो राहुल जी ने लिया था मम्मी गार्डन चैनल से। उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्लांट्स के बारे में बताऊंगा अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दोस्तों आशीष की बगिया चैनल से, और फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।